तो अक्सर हमसे कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की पूजा करो और लक्ष्मी जी आएंगी। लेकिन कभी आपने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या कॉन्सेप्ट है, लक्ष्मी किसके पास आती है। तो मैं आपको प्राचीन काल में ले चलता हूँ। तो एक बार अमृत की जरूरत पड़ी। जो उस समय अमृत था वो इस समय पैसा है। जैसे उस समय लोगों को अमृत चाहिए था, चाहे वो राक्षस हो या दानव, वैसे ही चाहे अच्छा हो व्यक्ति चाहे बुरा हो, सबको पैसे की आवश्यकता होती है। तो हम इजिली रिलेट कर सकते हैं इससे। तो उस समय अमृत की आवश्यकता थी और किसी को तरीका नहीं पता था कि अमृत कैसे मिलेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा मैं बताता हूँ कि करना क्या है आपको। तो उन्होंने कहा एक कछुआ ले लीजिए। कछुआ, कछुआ नहीं, कछुआ, हाँ कछुआ। एक कछुआ ले लीजिए, उसके ऊपर एक मंदरांचल पर्वत रख लीजिए। उसके बाद नाग वासुकी आएगा, एक सांप है नाग वासुकी, उसको लपेट लीजिए। एक तरफ से देवता एक तरफ से दानव उसको मथेंगे। और जब आप मथेंगे, समुद्र मंथन करेंगे, तो उसमें से चीजें निकलेंगी। तो जिसको जो आवश्यकता होगी लेते जाना, और जब अमृत निकलेगा तो अमृत भी मिल जाएगा आपको। ऐसे ही देवता और दानवों ने मिलकर करना शुरू किया। तो सबसे पहले विष निकला। तो जब विष निकला तो विष तो किसी को चाहिए नहीं। तो शंकर भगवान आए, उन्होंने कहा हटो मैं लेता हूँ। उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया, तभी से उनका एक नाम नीलकंठ भी है। उसके बाद उसमें से घोड़ा निकला, कल्प वृक्ष निकला, कामधेनु निकली, जिसको जो आवश्यकता थी लेता गया। सब करने के बाद जब लक्ष्मी जी उसमें से निकली, एक तो लक्ष्मी जी सुंदर, ऊपर से धन की देवी। देवता का है मुझे भी चाहिए, दानों का है मुझे भी चाहिए। जी बीच में खड़ी थी, ना वो देवता के पास पहले गई ना ही दानों के पास, वो सबको सुनती गई। मांग रहे थे लोग, मांग रहे थे कि लक्ष्मी जी इधर आ जाइए, लोग बुला रहे थे लक्ष्मी जी इधर आ जाइए, मेरे पाले में आ जाइए, वो कहे मेरे पाले में आ जाइए। तो उनकी नजर विष्णु जी पर गई। तो उन्होंने पूछा वो कौन है। तो लोगों ने कहा कि वो विष्णु भगवान है, वो करता धरता है, वो सबके बारे में सोचते हैं। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं उन्हीं के पास जाऊंगी। तो ये स्टोरी बताने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो करता धरता है, जो संचालन का काम करता है, जो सबके बारे में सोचता है, जो वैल्यू ऐड करता है, जो सबके जीवन में वैल्यू ऐड करता है, उसके पास लक्ष्मी जी आती है। ये नहीं कि आप बुलाने से लक्ष्मी जी को पा जाओगे। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप एक वकील हैं, एक कोई गरीब व्यक्ति आया, उसने 10,000 रुपए आपको दिए और उसने कहा कि साहब ये केस लड़ दीजिए। अगर आप पैसा बनाने का सोचे, वो कहीं ना कहीं मजबूर है, अपना खेत बेचेगा, जमीन बेचेगा, पैसा तो देगा ही आपको। लेकिन यदि आप नए हैं या आपके अंदर थोड़ी सी मानवता है और आप सोचते हैं कि लाओ इसका भला कर दे, चाहे जो हो जाए, ये केस में जितवा के रहूंगा, ये जो देगा मैं चुपचाप रख लूंगा। आपने बहुत मेहनत की, उसको 10,000 लेकर उसका केस बहुत कम समय में सॉल्व करा दिया। इससे क्या हुआ? एक तो उस व्यक्ति के अंदर आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा, वो जहां जाएगा 4 आदमी के बीच में कहेगा। अगर आपने 1 साल तक ऐसे कर लिया, मेहनत कर दी, वैल्यू ऐड करने के बारे में सोचा लोगों को, तो आपको पता भी नहीं है कि कितना पैसा आप कमा लेंगे और आपका नाम भी होगा। लेकिन आदमी क्या सोचता है? तुच्चईपन सोचता है कि भैया कैसे इनसे इतना पैसा लें, और कैसे डेट ले लें, और कैसे इससे पैसा हड़प लें, बहाना बना बना के उससे पैसा ले लेंगे। इसी वजह से कुछ समय बाद वो ठप्प हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि सेवा कैसे देते हैं, वैल्यू कैसे ऐड करते हैं। तो वैल्यू देने के लिए वैल्यू होना भी तो चाहिए। तो वैल्यू कैसे आएगी, वैल्यू कैसे देंगे? उसके लिए स्किल सीखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे स्किल कैसे सीखें? तो स्किल सीखने के 3 तरीके हैं। एक है फॉर्मल एजुकेशन, जो आप स्कूल से और कॉलेज से सीखते हैं, जिसको मैंने कई बार खुद बताया है, जिसको मैं प्राथमिकता नहीं देता हूँ कि वहाँ स्कूल में कुछ सिखाया जाता है। एक छोटा सा बच्चा 5 किलो का बैग लदवा देते हैं, किताबों किताब भरा है, उसको आता कुछ नहीं है, रोज लाद के लेके जाता है, उसकी दिन प्रतिदिन इच्छा मरती जाती है पढ़ाई के प्रति। 1 साल में 8 चैप्टर तैयार करना होता है, वो भी उसका नहीं तैयार हो पाता है, क्योंकि उसको इतना चीज में उलझाए रहते हैं, पढ़ाई पे कम खुराफात ज्यादा, कि आज ये फीस लेके आना, मम्मी से ये करवा देना, एक डायरी में लिखवा के लाना कि रोज सुबह शाम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। अगर तुम टीचर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। उसको ऐसा काम दो ताकि वो उसका इंटरेस्ट पैदा हो, वो सीखे, वो आके खुद बताए कि मैम मैंने तैयार कर लिया। इतना बोझ लाद देते हैं उसके ऊपर, इसीलिए मैं प्राथमिकता नहीं देता हूँ स्कूली और कॉलेज शिक्षा पे। दूसरा इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? जैसे कि आप अपने मेंटोर से, अपने पेरेंट्स से, किताब से और सर्कल से सीख सकते हैं। लेकिन सर्कल में वही सब सिखा पाएंगे जब आता होगा तब तो। फिर आता है प्रैक्टिकल नॉलेज। बहुत सारे जॉब ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, उसमें ज़्यादा डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। मान लो डिग्री हो भी गई, आपने नहीं की, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लिया, तो भी बेकार है। जैसे टीचिंग हुआ, टीचिंग है, जितना ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे उतनी जल्दी स्किल पैदा होगी,
समझा पाएंगे, नए नए तरीके से समझा पाएंगे। दूसरा, लॉयर है मान लीजिए आप, तो आपने कहाँ से पढ़ा है, कितनी किताबें पढ़ी हैं, किसके अंडर में प्रैक्टिस की है, कितना ज़्यादा काम किया है, कितने केस स्टडी पढ़ी हैं। जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आप वैल्यू दे पाएंगे और उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। फिर देखिएगा 1-2 साल में आपको बैठने का समय नहीं मिलेगा, यहाँ से केस, वहाँ से केस, वहाँ से केस। इतने बड़े बड़े लॉयर हैं, कपिल सिब्बल उब्बल कैसे हैं, इनकी फीस इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया, बहुत प्रैक्टिस किया है। अब एक एक करके बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज पर।